धन्यवाद मैम। अ, वैसे तो न्यूरो सर्जरी एक जटिल विषय है। स्पेशली अगर सर्जरी की बात आए तो नॉर्मल जनमानस की प्रतिक्रिया होती है कि नहीं, हमको सर्जरी नहीं कराना है। फिर भी मैं रुचिका मैम को शायद धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे इस कठिन विषय से आपको अवगत कराने का अवसर दिया गया है। थैंक यू मैम। मैं तकरीबन 5 से 7 मिनट का टाइम दिया गया है हमको, और 5 से 7 मिनट में हम ये, वैसे तो पूरे दिन चलने वाली सर्जरी है, पूरा दिन लग जाता है हम जब डीवीएस सर्जरी करते हैं। लेकिन आप लोगों को मैं संक्षेप में इसके जो मोटे मोटे पार्ट हैं वो बताना चाहूँगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इस बात से कि पार्किंसन डिजीज एक डिजेनरेटिव डिजीज है। मतलब ये समय के साथ ब्रेन का जो भी अंग अफेक्ट होता है, जो भी प्रभावित होता है, उसमें क्षय होती रहती है। तो जब कंटिन्यूअस लगातार क्षय होती रहती है, लगातार क्षय होती रहती है, तो एक समय ऐसा आता है कि दवाइयाँ काम करना बंद कर देती हैं और उनके दुष्प्रभाव जो है वो मरीज पर ज्यादा हावी हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में, ऐसे समय में ये कुछ मरीजों के लिए, किन मरीजों के लिए, अभी थोड़ी देर पहले रुचिका मैडम ने उनको उनके बारे में बताया था कि कौन कौन से मरीज हैं। उनके लिए ये एकदम जादू की तरीके से ये थेरेपी काम करती है। बिल्कुल पूरा जादू करती है उन मरीजों पे, और बहुत ही इफेक्टिव होती है। और इस थेरेपी को, इस बीमारी को इफेक्टिव बनाने के लिए हम मरीज के सिर में सबसे पहले उस जगह का चुनाव करते हैं कि किस जगह पर हमें ये स्टिमुलेशन करना है। तो सारे जितने भी रिसर्च वगैरह हैं उससे ये पता चलता है कि 2-3 जगह हैं जहां पर हम, अगर इस पार्किंसन की बीमारी में अगर हम जाएंगे, तार डाल के उसको स्टिमुलेट करेंगे, तो मरीज को फायदा होगा। उसमें से सबसे पहला होता है सब थैलेमिक न्यूक्लियस। ये सबसे इजी टारगेट है, सबसे इजीली एसेसिबल टारगेट है। और इस टारगेट का सबसे ज़्यादा फायदेमंद चीज़ ये है कि इसके स्टिमुलेशन से कि जो हम लोग लीवोडोपा खा रहे होते हैं, जिसकी वजह से मैक्सिमम साइड इफेक्ट आ रहे होते हैं, वो साइड इफेक्ट कम हो जाते हैं, वो उसकी डोज कम हो जाती है, तो उससे साइड इफेक्ट कम हो जाते हैं। तो ऐसे में ये बीमारी, ये जगह बहुत ही कारगर साबित होती है उन मरीजों में जिनमें बहुत हाई डोज में अगर लीवोडोपा चल रही है। दूसरी जगह जो हम लोग स्टिमुलेट करते हैं उसको हम लोग जीपीआई बोलते हैं, ग्लोबस पैलिडस इंटरनस। ये जगह भी बहुत ही यूनिक जगह है। इस जगह का इस्तेमाल हम लोग यूजुअली करते हैं जिनके थोड़ा सा मनोरोग की संभावना है, जिसमें कॉग्निटिव कुछ इश्यूज हैं, जैसे हल्का फुल्का भूल जाना या कुछ मूड डिसऑर्डर है। तो उन मरीजों में ये जगह बहुत ही बढ़िया होती है। अगर हम वहाँ पे थेरेपी करते हैं तो उनकी मनोदशा की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन इसका दूसरा जो निगेटिव पार्ट है वो ये है कि इस थेरेपी, इस जगह पे थेरेपी करने से लीवोडोपा की डोज में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। तीसरी जगह आजकल बहुत ही कम यूज होती है, जिसको हम लोग बीआईएम न्यूक्लियस बोलते हैं। दो तरीके से करते हैं हम लोग, एक डायरेक्ट टेक्निक होती है, एक इनडायरेक्ट टेक्निक होती है। इनडायरेक्ट टेक्निक वो होती है जो कि पहले के मानदंड हैं, जो भी बना दिए गए हैं मानदंड, बुक में लिखे हुए हैं, उन मानदंड के हिसाब से उस जगह को हम लोग चुन के और सीधे उसमें तार डाल देते हैं। दूसरा है डायरेक्ट थेरेपी। डायरेक्ट थेरेपी में हम लोग हर मरीज के आवश्यकता अनुसार इंडिविजुअलाइज तरीके से उसको, उसका टारगेट चूज करते हैं, और टारगेट चूज करके उसको लोकलाइज करके और फिर हम लोग वहाँ पे उस जगह पे तार डालते हैं। अगर हम पूरे सर्जिकल प्रोसीजर की बात करें, हम लोग कैसे करते हैं इस ऑपरेशन को, तो हम इसको 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, प्री सर्जिकल प्लानिंग, ऑपरेशन के पहले की प्लानिंग, जिसका ज़्यादातर पार्ट जो है वो न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट कवर करता है। उसमें मरीज का इवेल्युएशन होता है, उनका हम लोग स्कोरिंग करते हैं, उनको देखते हैं कि वो एक बेहतर कैंडिडेट है ऑपरेशन के लिए कि नहीं। अगर वो एक बेहतर कैंडिडेट साबित हुए, इसके बाद ही उनको सर्जरी के लिए काउंसलिंग करते हैं, इसके बाद ही उनको हम सर्जरी के लिए प्रेरित करते हैं। और वही मरीज हम लोग उनको सर्जरी ऑफर करते हैं, और ये कहते हैं कि अगर आप ऑपरेशन कराएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। दूसरा भाग इसका है कि हम ऑपरेशन के दौरान क्या करते हैं, और तीसरा ऑपरेशन करने के बाद क्या करते हैं। तो ऑपरेशन करने से पहले एक बार आपकी कैंडिडेसी तय हो जाती है कि नहीं, आप बिल्कुल ठीक हैं और आप ऑपरेशन के योग्य हैं और ऑपरेशन करने से आपको फायदा होगा, तो उसमें मरीज का हम एक एमआरआई कराते हैं। उस एमआरआई को हमारे पास एक वर्क स्टेशन है, उस पर लोड करते हैं। लोड करने के बाद हम अपनी सारी प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के बाद इसमें बाहर से हम एक टीम आती है, उस टीम को बुलाते हैं, वो टीम वाले आते हैं। उस दिन हम सर्जरी प्लान करते हैं। सबसे पहले हम एक फ्रेम लगाते हैं, आप चित्र में देख रहे होंगे, यहाँ पे एक फ्रेम लगाते हैं।
फ्रेम लगाएंगे और फ्रेम लगा के मरीज का फिर इसको पिन से फिक्स कर देंगे, आपकी स्कल से रिजिडली फिक्स कर देते हैं बिल्कुल। इसमें कोई दर्द नहीं होता क्योंकि हम बेहोशी की दवाई ऑलरेडी दे देते हैं मरीज को लोकल तौर पे, इसलिए मरीज होश में भी रहता है और उसको दर्द भी नहीं होता है। इसके बाद हम मरीज को सीटी स्कैन कराने लेके जाते हैं। सीटी स्कैन करा के मरीज वापस आता है। उस सीटी स्कैन का जो भी डाटा रहता है उस डाटा को हम लेके आते हैं और जो हम अपने आपका पहले एमआरआई कराते हुए उसको दोनों को फ्यूज करते हैं। उसके बाद हम दोबारा से सारे कोऑर्डिनेट्स, कहाँ पे हमको तार डालना है, कितने मिलीमीटर आगे पीछे ऊपर नीचे जाना है, उसका सारा कैलकुलेशन होता है। नीचे वाले हिस्से में दिखाया गया है कि मशीन कैलकुलेट करके कैसे देती है, लेफ्ट साइड राइट साइड में नीचे वाले फिगर में दिखाया गया है। इसके बाद फिर हम एक विशेष प्रकार का फ्रेम होता है जिसको हम लोग स्टीरियोटैक्टिक फ्रेम बोलते हैं। ये सब डिसाइड हो जाने के बाद उस फ्रेम को, जो अभी हमने ये वाला फ्रेम था, इसके ऊपर फिक्स कर देते हैं उसको। एक ऊपर इसके एक फ्रेम और लगा देते हैं। और इसके बाद मरीज के सिर में सिर्फ इतना छोटा छेद किया जाता है। आप लोग देख पा रहे होंगे हमारा कर्सर यहाँ पे, इतना छोटा छेद किया जाता है। सिर्फ एक 1 रुपए के सिक्के से भी छोटा छेद है ये, 1 रुपए के सिक्के से भी छोटा छेद। बाकी पूरा स्कल कहीं खोलने की कुछ जरूरत नहीं है। 3 से 4 सेंटीमीटर का हम इंसिजन लगाते हैं और उसमें सिर्फ एक सिक्के भर का ये हम लोग छेद हड्डी काटते हैं। और उसमें से फिर हम जो तार डालना होता है वो तार डालते हैं। तार डालने से पहले हम एक टेम्परेरी तार भी डालते हैं और रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग करके हम ये देखते हैं कि जहां पर हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं, जहां पर हम ये तार डालने जा रहे हैं, फाइनल जगह जा रहे हैं, वहां पर फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कि मरीज होश में होता है ये सारे प्रोसीजर के दौरान, ऑन टेबल ही हम चेक कर लेते हैं उसको। और इस चेक करने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं MER रिकॉर्डिंग। तो उस रिकॉर्डिंग में भी हमको दिख जाता है कि हाँ हमारा ये बिल्कुल साइट सही है और मरीज का हमारा रिस्पॉन्स ये है। सारी चीजें बिल्कुल ऑन टेबल कंफर्म होती हैं। और इस तरीके से फिर लास्ट में ये सब सारी चीजें मरीज का हमने ऑन टेबल देख लिया, एग्जामिन कर लिया। उसके बाद जब हम फाइनल लीड डालते हैं, फाइनल लीड डालने के बाद ये दूसरा वाला स्कैन जो आप देख रहे हैं, दूसरा वाला इमेज देख रहे हैं, इसमें हमारी ये लीड पड़ गई है फाइनली। और इसको हम फिर एक दूसरे यंत्र जिसको सियाम बोलते हैं हम लोग, उससे फिर से दोबारा कंफर्म करते हैं। तो हम 3 से 4 बार इसको हम कंफर्म करते हैं। और पूरी प्रक्रिया इतनी ज्यादा मेटिकुलसली प्लान होती है, इतनी एक एक मिलीमीटर की इतनी ज्यादा एक्यूरेटली प्लान होती है कि इसमें कोई भी कहीं भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। अगर हम लोग एक बहुत ही कॉमन सर्जरी करते हैं अपने वार्ड में, बहुत ही कॉमन, बहुत छोटी सर्जरी मानी जाती है सर्जरी में, शंट सर्जरी बोलते हैं उसको हम लोग। जो लीड इसमें पड़ती है उस शंट सर्जरी की जो लीड होती है इससे मोटी होती है और वो हम लोग ब्लाइंड डालते हैं, बिना देखे हुए, बिना किसी टेक्निक के, बिना किसी रेगुलेशन के, बिना किसी कैलकुलेशन के। और ये हम लोग जब DBS करते हैं तो उससे भी पतली तार है और उससे भी कहीं ज्यादा कोऑर्डिनेटेड और वेल एक्यूरेट मैनर में डाली जाती है। तो सर्जरी की सेफ्टी को लेके कोई भी इशू नहीं होता। बहुत ही रेयर रेयर लेस देन 1% किसी प्रकार का चांस होता है कि किसी इस सर्जरी में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आए। एक बार जब तार पड़ जाता है, तार पड़ने के बाद हम बैटरी लगाते हैं उसको। हम उसके बाद एक बार हम यहाँ तार पड़ने के बाद हमने देखा, ये आप देख रहे हैं यहाँ 2 बिंदु, एक बिंदु यहाँ पर है, ये एक बिंदु यहाँ पर है। ये आपका पहले का MRI और ऑपरेशन करने के बाद का जो लीड पड़ने के बाद का जो CT है, दोनों को हम लोग मर्ज करके फिर देखते हैं। तो उससे ये इस तरीके से दिखता है। तो ये दिखता है कि हाँ बिल्कुल हमारी जो टारगेट है, जहाँ हमें जाना था, जहाँ हमने पहचान लगाई थी, यहाँ पर रेड डॉट भी बनी हुई है, वो बिल्कुल परफेक्टली सही जगह पे गया है। और इसके बाद जब हम सारी चीज से श्योर हो जाते हैं कि सब चीज ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है, हम जहाँ हमने टारगेट किया था हम वहीं गए, कोई भी 1 मिलीमीटर भी इधर उधर नहीं है, फिर फाइनली हम बैटरी लगाते हैं। एक छोटी सी बैटरी है, आप देख सकते हैं हाथ में, बिल्कुल छोटी सी बैटरी है। यहाँ पे ये क्लैविकल रोल होती है, इसके नीचे लगाई जाती है। रिचार्जेबल वाली अगर बैटरी होती है तो छोटी होती है, नॉन रिचार्जेबल वाली थोड़ी सी बड़ी होती है, लेकिन फिर भी बहुत ही छोटी होती है। वो आपको जस्ट फील होगी, ऐसे विजुअली आपको पता नहीं चलेगी। इसके बाद ऑपरेशन के बाद फिर हम मरीज को ICU शिफ्ट करते हैं। मरीज पूरी तरीके से होश में आता है 3-4 घंटे में। इसके बाद हम उसको तुरंत खाना पीना अलाउ करते हैं। जो उसकी पुरानी दवाइयां हैं उसको हम तुरंत शुरू करते हैं, इमीडिएटली शुरू करते हैं। 5 दिन हम उसको एंटीबायोटिक देते हैं। 5 दिन के बाद फिर मरीज को हम डिस्चार्ज कर देते हैं। यूजुअली हम उनको 10वें दिन बुला के दोबारा टाके काटते हैं। और तकरीबन 1 महीने के बाद हम फिर उसकी प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं। मरीज को थोड़ा बहुत इफेक्ट तो सर्जरी के तुरंत बाद ही आ जाता है, तुरंत बाद ही पता चल जाता है, लेकिन वो एक लेजनिंग इफेक्ट होता है, वो ओवर द पीरियड आप 1 से 2 सप्ताह में वो चला जाता है। 1 से 2 सप्ताह बाद उसको फिर से थोड़ी दिक्कतें बढ़ती हैं, लेकिन जब हम उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं तो सारी चीजें फिर से सेटल होना, फिर से ठीक होना शुरू हो जाती हैं। तो मैं अपनी बात को इस चीज से विराम देना चाहूंगा कि हमें DBS क्यों कराना चाहिए। अगर जरूरत है DBS की तो पहली चीज, अगर हमें कैंडिडेसी तय हो रही है कि हम उसके लिए एक योग्य व्यक्ति हैं कि हमें DBS कराना चाहिए, DBS हमारे लिए योग्य है, उनमें
क्यों कराना चाहिए? सबसे मोस्ट एडवांस ट्रीटमेंट है, इसके बाद कुछ नहीं है डीवीएस में। इसके बाद अपने पास सर्जरी या मेडिसिन के तौर पे कुछ नहीं है। योगा आप कह सकते हैं कि ठीक है वो रिहैब में मोड में है, लेकिन एज ए ट्रीटमेंट पर से ये मोस्ट एडवांस ट्रीटमेंट है। बहुत ही एक्यूरेट है, मैंने 2 मिनट पहले ही आपको बताया और सारा समझाया कितनी ज़्यादा एक्यूरेबिलिटी है। रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी में अगर आपको कोई फायदा नहीं हो रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको लगता है कि नहीं ये हमने ये क्या करा लिया, कैसे करा लिया, रिवर्सिबल है। आप दोनों तार बाहर निकालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं है। मरीज तार बाहर आया, आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा ऑपरेशन हुआ है। इसके बाद एडजस्टेबिलिटी, जैसे आप दवाई की डोज को ऊपर नीचे कर सकते हैं, वैसे इसमें प्रोग्रामिंग से हम ऊपर नीचे कर सकते हैं उसको। मरीज को जिस भी प्रोग्राम पे, जिस भी चीज पे बेस्ट सूट करे उसको, उस पे हम उसको एडजस्ट करके चला सकते हैं। एबिलिटी टू यूज बायलेटरल, दोनों तरफ हम लोग यूज कर सकते हैं। मतलब अगर यूजुअली हम सर्जरी करते हैं तो कुछ टेक्निक्स हैं उनमें हम एक ही तरफ सर्जरी कर पाते हैं, लेकिन डीवीएस की सर्जरी करते हैं तो हम दोनों तरफ कर सकते हैं। दाएं और बाएं में दोनों तरफ फायदा होगा। बहुत ही सेफ है, कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत कम है, और ये एक इकलौता ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि क्लेम करता है, अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है, ये क्लेम करता है कि ये थोड़ा हद तक जो पार्किंसन की बढ़ने की गति है उसको थोड़ा धीमे करता है। क्लेम है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये प्रूवन है, फुल प्रूवन है, लेकिन कुछ लिटरेचर, कुछ रिसर्च इसको क्लेम करते हैं। तो इस बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच।